हेलो स्टूडेंट्स। आज तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन हम किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद हम आज बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर की 5 जनरेशन हैं उनके बारे बारे में, कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ और क्या उसके एग्ज़ाम्पल हैं, और वो जो पर्टिकुलर जनरेशन थी वो कितने टाइम पीरियड तक हमारी चली। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने समझ लिया था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से हमारा मतलब है एज ग्रुप से। एज ग्रुप यानी कोई पर्टिकुलर चीज़, या जो मैंने एग्जांपल दिया था आपकी फैमिली ट्री का, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, सेकंड जनरेशन के अंदर आपके फादर मदर यानी आपके पेरेंट्स आते हैं, और थर्ड जनरेशन में आप खुद आते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी वो जो स्टार्ट हुई थी वो आपकी स्टार्ट हुई थी 1940 से 1956, और उसके अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ वो हमारी कहलाई वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान थे, वो फीचर हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, उनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज। वैक्यूम ट्यूब की सबसे बड़ी कमी ये थी कि एक तो उनका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था, और वो भारी भी बहुत थी, हैवी बहुत थी, जिसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर का साइज़ होता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर वो काफ़ी बड़ा साइज़ होता था। आप ये मान लीजिए कि एक रूम के इक्वल उसका साइज़ होता था। दूसरी जो चीज़ थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, यानी बहुत ही महंगी थी वैक्यूम ट्यूब्स, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का ओवरऑल जो कॉस्ट थी वो भी आपकी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ थी वो थी इसकी स्पीड। स्पीड काफ़ी स्लो थी, जिसकी वजह से आप जो भी टास्क आप कंप्यूटर को देते थे उसको कंप्लीट करने में काफ़ी समय लगता था। जब आपके कंपोनेंट्स बड़े हो जाते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स जो इसने पहले बताया कि जिनका साइज़ आपका बड़ा था और बहुत ही हैवी थी, तो साइज़ बड़ा होने की वजह से हमारी जो हीट जनरेशन था, यानी कोई अगर मशीन आपकी चलती है आप, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से हीट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। लिमिटेड कमर्शियल यूज़ एज दे वर डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत इनके साथ ये थी कि इनको प्रोग्राम करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इनका यूज़ जो था वो सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता था। होम पीसीज़ के रूप में जैसे हम आज यूज़ करते हैं उस रूप में इनका प्रयोग उस टाइम पर नहीं होता था। तो इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके 3 एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने, एनिएक, एडवेक एंड यूनिवेक। तो इनमें से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन के लिए। इसमें जो याद करने वाली जो चीज़ें हैं मेन, वो है आपका कब से कब तक ये जनरेशन रही, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। 2 से 3 फीचर्स आप इसके याद करें, और इसके साथ ही एग्जांपल्स, कम से कम 2 एग्जांपल आपको याद हैं। इसके बाद जो हमारी सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन के अंदर जो टाइम पीरियड था वो 1956 से 1964, और इसके अंदर जो आपका कंपोनेंट यूज़ हुआ वो हमारे कहलाए ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर का आने से हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुए वो चीज़ हम समझते हैं। पहली जो जनरेशन थी उसमें हमने समझा कि हमारे कंप्यूटर का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, हैवी भी थे, जनरेट करते थे हीट भी, और जो स्पीड थी वो भी काफ़ी स्लो थी। तो ट्रांजिस्टर के आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, एक तो उनका साइज़ आपका जो है छोटा हो गया, ऊपर से वो जो एक्सपेंसिव केस हमारा था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो उसको भी उसने दूर किया, और हमारे जो सिस्टम थे वो सस्ते हो गए, और पहले वाले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनसे ज़्यादा वो फास्ट हो गए। तो 3 फ़ायदे हमारे यहाँ हुए ट्रांजिस्टर कंपोनेंट के आने से, कि एक तो साइज़ छोटा हुआ, दूसरा उनकी कीमतें कम हो गई, और उनकी स्पीड में भी फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा हो गई। और जहाँ हमारे पहले वाले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होते थे और उनको प्रोग्राम करना थोड़ा-सा मुश्किल था, लेकिन जो आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे, उसके अंदर प्रोग्राम करना आसान था, तो इसको कमर्शियल यूज़ के अलावा बाकी और जगह दूसरे बिज़नेसेस के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। और इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एनिएक 1401, यानी आपका जो एनिएक जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसी को अपग्रेड किया गया,
और उसका नया नेक्स्ट वर्जन निकाला गया जिसको बोला गया ENIAC 1401। इसके बाद आया आपका IBM 700, उसके बाद CDC 160। तो इनमें से भी आपको केवल 2 ही एग्जाम्पल याद करने हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन जो आई हमारी वो आई 1964 से 1975 और उसके अंदर हमारी ICs का यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर आपने अपने घरों में रेडियो या टेलीविज़न्स को देखा है तो उसके अंदर अगर आपने कभी देखने का मौका मिले तो आप देखिएगा कि उसके अंदर इस टाइप की बहुत छोटी छोटी चिप्स का यूज़ होता है ब्लैक कलर की, जिसके चारों दोनों साइड आपके इस तरीके के छोटे छोटे पैर बने होते हैं। जैसे आपका घरों में कान खजूरा होता है उसी टाइप से आपके इसके ऐसे इस टाइप के छोटे छोटे जो हैं पैर बने होते हैं, पिन्स लगी होती हैं दोनों साइड में, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, और इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। तो अगर साइज़ आपका छोटा हो गया कंपोनेंट का तो हम समझते हैं कि कंपोनेंट का साइज़ छोटा होने से हमारे कंप्यूटर का साइज़ भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो वही हुआ कि थर्ड जनरेशन में जैसे ही ICs का यूज़ होना स्टार्ट हुआ, साइज़ हमारा सेकंड जनरेशन से और भी ज़्यादा छोटा होता चला गया, सस्ते होते चले गए और फास्टर होते चले गए एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। दूसरी जो हमारा फ़ायदा हुआ IC लगाने से, ये इनका जो कंप्यूटिंग थी वो एक्यूरेट हो गई, यानी हमारे जो रिजल्ट्स आने लगे वो एक्यूरेट रिजल्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम देने लगे। तीसरी जो हमारा फ़ायदा हुआ वो हो गया स्टोरेज कैपेसिटी का। हमारी जो स्टोरेज की कैपेसिटी थी उसको भी इसने इंक्रीज़ किया। फोर्थ जो हमारा फ़ायदा हुआ, नोन एज जनरल पर्पस कंप्यूटर, एज दे वर एबल टू एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। और जनरल पर्पस की तरह इनको यूज़ किया जाने लगा क्योंकि इनके अंदर जो एप्लीकेशन थी वो हम किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे। इसके जो एग्जांपल हैं वो है आपका IBM 360, ICL 1900 एंड VEX 750। इनमें से भी आपने 2 ही एग्जांपल को याद करना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन, जो कि हम अभी भी यूज़ करते हैं मोस्टली, वो हमारी 1975 से लेके अब तक जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हैं वो सारे इसी जनरेशन के अंदर आते हैं। उनके अंदर IC के स्थान पर हमारा यूज़ हुआ माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो और ज़्यादा छोटी चिप्स थी, जिसकी वजह से हमारा साइज़ जो था वो थर्ड जनरेशन भी से भी और ज़्यादा छोटा होता चला गया, और जो हमारे सिस्टम थे वो और सस्ते हो गए, लेकिन स्पीड जहाँ थी वो थर्ड जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा इनकी स्पीड हो गई। इसके अलावा मोर रिलायबल मतलब ये विश्वसनीय ज़्यादा हो गए कि आपने जो काम कंप्यूटर को दिया इसका मतलब वो आपका काम कंप्लीट होगा। एक्यूरेसी जो थी वो भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से इनकी कहीं ज़्यादा थी। वेरी इजी टू हैंडल, और इनको कैरी करना यानी एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं, इनको ले जा सकते हैं। जो लैपटॉप्स हैं, जैसे आपके लैपटॉप आए वो भी आपके माइक्रो प्रोसेसर की वजह से उनका साइज़ छोटा हुआ और जिसको आप साथ में कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी आपकी इंक्रीज़ हुई, और मोस्ट पॉपुलर हुए सबसे ज़्यादा आपके होम या ऑफिसेज पर्पज़ के लिए। यानी जो पहली जनरेशन के आपके कंप्यूटर्स थे वो केवल कमर्शियल पर्पज़ के लिए आपके ज़्यादा यूज़ किए गए। होम और ऑफिस के लिए जो यूज़ किए गए वो आपके फोर्थ जनरेशन यानी कि 1975 के बाद जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम आए वो सारे के सारे होम और ऑफिस पर्पज़ दोनों के लिए यूज़ हुए। इनके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो IBM 4300, ICL 2900 एंड HP 9000, ये इनके एग्जांपल थे। तो इनमें से भी आपको कोई 2 एग्जांपल याद करने हैं। उसके बाद जब हम बढ़े फिफ्थ जनरेशन की तरफ, तो ये जो फिफ्थ जनरेशन है इसके कुछ एक आपके चीज़ें अभी हम यूज़ करते हैं, और कुछ एक चीज़ें जिसके अंदर अपग्रेडेशन अभी चल रहा है, यानी अभी चीज़ों को और मॉडिफाई करना है, वो अभी हमारी इस एज के अंदर, इस जनरेशन के अंदर अभी चल रही हैं। इस फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो यूज़ की गई टेक्नोलॉजी उसको बोला गया AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया कि वो आपके ह्यूमन बीइंग जो हैं, यानी हम जो इंसान हैं, इंसानों की तरह वो सोच सकें और खुद अपने आप जो है वो डिसीज़न ले पाएँ, जैसे कि हम अपने डिसीज़न खुद लेते हैं। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या अपनी पास्ट की गलतियों से चीज़ों को सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमें एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे हम अपने डिसीज़न लेते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का पर्पज़ यही था कि कंप्यूटर भी आगे चलकर खुद ह्यूमन बीइंग की तरह अपने डिसीजन ले सकें, उनके अंदर भी अपना एक
इंटेलिजेंस हो, अपनी एक ब्रेन हो जिसकी वजह से वो चीज़ों को सोच पाएँ और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस को ले पाएँ। तो उसका अगर हम एग्जांपल बात करें तो वो हमारे आजकल के जितने भी रोबोट्स हैं जो कि जिनको इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारे जो कंप्यूटर थे वो इंसानों की तरह जो है वो समझदार हो गए, इंसानों की तरह उन्होंने सोचना शुरू किया और डिसीजन लेने की पावर भी उनके अंदर आ गई। जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुए वो हमारे रोबोट्स यूज़ हुए और इनका अभी जो यूज़ चल रहा है या इनकी जो टेस्टिंग चल रही है वो हमारे डिफेंस के एरिया यानी आर्मी के अंदर, या आपके सुना होगा कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि कुछ चाइना के जो रेस्टोरेंट हैं उनके अंदर भी अब रोबोट्स जो हैं वो एज ए वेटर जो है काम करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसकी वजह से पॉसिबल हुई? आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो ये थी हमारी 5 जनरेशन जो कि हमने पढ़ी कि आपके इन पाँचों जनरेशन में कब वो जनरेशन स्टार्ट हुई और कब तक चली, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, क्या फ़ीचर्स का हमारा यूज़ हुआ और क्या एग्ज़ाम्पल्स उसके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे आते हैं बाइनरी नंबर्स। उससे पहले जो है हम और कुछ जो आपके डू यू नो के अंदर दिया है कुछ चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहे थस ईच न्यू जनरेशन रिजल्ट इन द फॉलोइंग चेंजेस। कह रहे जो भी नई जनरेशन आई उसने हमें रिजल्ट के रूप में क्या क्या चीज़ें दी। कह रहा सबसे पहले जो था उसने साइज और कॉस्ट यानी आपका जो जगह घेरता था कंप्यूटर एक रूम जितनी उसको कम किया, और आपकी जो कॉस्ट है यानी आपका जो पैसा है किसी कंप्यूटर को खरीदने का उसकी कॉस्ट को कम किया। इंक्रीज़ की क्या चीज़ें इंक्रीज़ की? एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ की, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता आपकी इंक्रीज़ की गई कि आप पूरा एकदम 100% कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं कि वो आपका काम आपको करके देगा। और तीसरी जो चीज़ इंक्रीज़ हुई वो थी आपकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपने सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगर आप डी में देखें तो उन्होंने दिया कि ट्रांजिस्टर एंड आईसीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इन मैनी मशीन सच एज टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड वॉशिंग मशीन। जो आपके ट्रांजिस्टर और आईसीज का यूज़ है वो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो या वॉशिंग मशीन ही क्यों ना हो, उनके अंदर आपको ट्रांजिस्टर और आईसीज देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर आए वो सबसे पहले किसने बनाए? इंटेल कॉरपोरेशन जो कंपनी थी उन्होंने डिज़ाइन किए थे 1970 के अंदर, और ये एक सबसे बड़ी रिवोल्यूशनाइज कंप्यूटर सिस्टम कम्प्लीटली। और इस खोज ने जो था वो कंप्यूटर सिस्टम के इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, जिसकी वजह से आज हम बहुत ही छोटे कंप्यूटर, बहुत सस्ते और बेहतर स्पीड के सिस्टमों को यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसका श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे इंटेल कॉरपोरेशन को, जिन्होंने 1970 के अंदर सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। और आज भी इंटेल कॉरपोरेशन के अगर आप देखें तो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे, जैसे कि i3, i7, i5, इस टाइप की चीज़ें आपको मार्केट के अंदर मिलेंगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही जो हमारे करंट जो कंप्यूटर सिस्टम है उनको फास्ट बनाने में और कॉस्ट कम करने में काफ़ी हद तक हेल्प कर रही हैं। कह साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर। कह कंप्यूटर के अंदर जो है साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिव रिसर्च वर्क इज़ गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरे संसार के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि कंप्यूटर को भी इस तरीके से बनाया जाए कि वो इंसान की तरह सोच सके, इंसान की तरह वो काम कर सके और इंसान की तरह वो एक डिसीजन लेने की पावर उसके अंदर आ जाए। कह रहा आर्टिफिशियल इज द टेक्निक विद विच ए मशीन इज मेड टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बीइंग। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से आपकी एक मशीन एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोच पाएगी और उसकी तरह अपने निर्णय खुद ले पाएगी। तो ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आपका खोज होगी अगर इस टाइप की चीज़ें हमारे पास हमें मिलती हैं या हमारे नियर फ्यूचर के अंदर इस टाइप के कंप्यूटर सिस्टम को बनाया जाता है। अगर आप देखें तो एग्जांपल में इसने नेक्सी नाम का एक जो है नेक्स्ट जनरेशन का रोबोट उसने बताया है कि उसका जो फेस है वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह आपको दिखाई देता है, और वो जिसके जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो भी ह्यूमन की तरह है।
कि सच एज स्लैंटिंग इट्स आईब्रो इन एंगर, कि जैसे हम गुस्से में हो जाते हैं तो हमारे जो आँखों की आईब्रोज हैं हम उनको टिल्ट कर लेते हैं, हम उनको सिकोड़ लेते हैं। उसी तरीके से जो रोबोट है ये भी ऐसा कर पाता है। रेज देम इन सरप्राइज, और सरप्राइज होते हैं तो हम उन्हें ऊपर की तरफ उठाते हैं, रेज करते हैं। वैसे ही ये जो आपके रोबोट्स हैं ये भी ह्यूमन बीइंग की तरह सारे के सारे एक्सप्रेशन देते हैं। कह रहा है माइलो इज ए 2 फुट टॉल ह्यूमनॉइड रोबोट दैट इंटरेक्ट यूजिंग चाइल्ड वॉइस। कह रहा है जो माइलो जो आपका पिक्चर में दिखाया गया है ये भी एक टाइप का रोबोट है जो कि बच्चों की आवाज़ में एक दूसरे से बात कर सकता है और फेशियल एक्सप्रेशन दे सकता है। कि अगर एक बच्चा कोई ऑटिज़म बीमारी का शिकार है, ऑटिज़म का शिकार मतलब ऐसे बच्चे जो जिनकी समझने की शक्ति कम होती है, जो चीज़ों को समझ नहीं पाते जल्दी से, तो उन बच्चों के लिए बेसिकली बनाया गया है हु टेंड टू अवॉइड आई कांटेक्ट एंड आर अनकंफर्टेबल इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन। यानी ऐसे बच्चे जो दूसरों के साथ आँख से आँख मिलाकर बात करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ वो अलग थलग रहने की ही कोशिश करते हैं, उनके साथ वो मिलने की कोशिश कम करते हैं। तो ऐसे रोबोट माइलो को जो है वो बनाया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। अभी और भी इनके अंदर जो है प्रोग्रेस होनी बाकी है। जब आप फुली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक है जब इनके अंदर आ जाएगी तो आपको बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा टॉपिक वो आता है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। कह रहे हैं हम सपोज करते हैं कि हमारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो हम उनको काउंट करने के लिए 1 बाय 1 एक एक बच्चे के हिसाब से हम उनको काउंट करते हैं कि ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो वो जो नंबर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उनको काउंट करने के लिए वो हमारा कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और 0 से लेकर कहाँ तक जाती है आपकी 9 तक। यानी हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारी 10 डिजिट्स होती हैं। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये हमारी 10 डिजिट्स हैं। इसीलिए उस नंबर सिस्टम को हमारा क्या कहा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और जब भी अगर आपकी काउंटिंग या आपकी कैलकुलेशन इस 9 लास्ट वाले डिजिट से आगे चली जाती है तो फिर हम उस नंबर को प्रेजेंट करने के लिए दो नंबर को आपस में कंबाइन कर देते हैं। जैसे अगर हम 11 बोलें तो हम 11 के लिए 1 और 1 को आपस में कंबाइन कर देते हैं, यानी हम दो डिजिट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर सपोज करें हमें 8 + 5 इसको ऐड करना है, तो 8 + 5 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आता है या रिजल्ट आता है वो आता है 13। तो 13 के अंदर आप देखेंगे तो दो डिजिट आपको नजर आएंगी, एक 1 और दूसरी 3। तो ये क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टू डिजिट्स, दो डिजिट्स का कम्बिनेशन है जिसको कंबाइन करके हम एक पूरा का पूरा नंबर बनाते हैं। तो चलिए आइए इसको और समझते हैं डिटेल में जो आपकी बुक में दिया है। तो कह रहा है देयर आर 10 डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम। किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होती हैं। दीज 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर यूज टू रिप्रेजेंट ए नंबर और क्वांटिटी। और ये जो डिजिट्स हैं 10, 0 से 9, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 से 9 जो है ये आपकी किसी नंबर को या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। और कोई क्वांटिटी अगर 9 से ज़्यादा चली जाती है तो उस केस में हम दो डिजिट्स को आपस में या दो से ज़्यादा डिजिट्स को आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल भी दिया है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम 5 और 8 को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 13। तो 13 जो है वो कॉम्बिनेशन हमारी 1 और 3 दो डिजिट्स का। तो इस तरीके से हम उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और भी नंबर सिस्टम आपके आते हैं। पहला जो नंबर सिस्टम आता है वो आपका कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी डिजिट्स हमने पहले भी पढ़ा है छोटी क्लासों में कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है, यानी 0 एंड 1। तो बाइनरी सिस्टम के अंदर केवल दो ही डिजिट होंगी, या तो 0 या 1। ऐसे ही हमारा अगला आता है ओक्टल नंबर सिस्टम। ओक्टल नंबर सिस्टम का मतलब होता है ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 8 डिजिट्स है, ओक्टल।
तो 8 डिजिट कैसे होंगी? अगर हम 0 से स्टार्ट करें और 7 तक जाएं तो हमारी जो नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी? 8। तो अगर हमारे नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके अंदर हम 0 से लेके आपके 7 तक हम चीज़ों को काउंट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे 16 डिजिट होती हैं टोटल हमारी 16 डिजिट होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो 10 डिजिट होती हैं वो रिप्रेजेंट करता है 0 टू हम 9 रिप्रेजेंट करते हैं। अब 10 डिजिट रिप्रेजेंट करने के बाद जो 11th डिजिट है या आपकी ये 8 डिजिट रिप्रेजेंट या 9 डिजिट रिप्रेजेंट करने के बाद उसके बाद जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 11वें डिजिट को ए से। यानी 9 के बाद हमारा 10 की बजाय क्या आता है? 10 को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए से। ऐसे 11 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, 12 को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, 13 को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, 14 हमारा होगा ई और 15 हमारा होगा एफ। तो यहाँ तक तो हमारी कितनी डिजिट थी? टोटल 0 से 9 हमारी 10 डिजिट और इसके बाद 6 हमारी यहाँ पे आ गई। तो हमारी टोटल नंबर सिस्टम कितना होगा? 10 प्लस 6 यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल डिजिट्स हमारी नंबर सिस्टम में कितनी हो गई हैं? 16। यानी 9 के बाद जब 10 आता है तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में कि आप डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने एक चीज़ समझ ली थी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट होंगी, आपकी 0 और 1। और जबकि इसका उल्टा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें आपकी कितनी डिजिट होंगी? 10। तो बाइनरी के अंदर हमारी कितनी डिजिट हैं? 2। बाइनरी के अंदर हमारे डिजिट हैं 2 डिजिट और डेसिमल के अंदर हमारे कितने डिजिट हैं? 10। डेसिमल में हमारे कितने डिजिट हैं? 10। तो अगर हम बात करें बाइनरी सिस्टम का बेस यानी कितने नंबर ऑफ डिजिट्स वो रखता है, तो बाइनरी सिस्टम का जो बेस है वो है आपका 2 और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है 10, क्योंकि ये 10 डिजिट्स को लेकर बना है और बाइनरी सिस्टम 2 डिजिट को लेकर बना है यानी कि 0 एंड 1 और डेसिमल नंबर सिस्टम 10 डिजिट्स को लेकर बना रहा है 0 टू 9। तो इसका बेस क्या हो गया? 10 हो गया। तो इस चीज़ को याद रखना, जब हम बेस की बात करें तो इसका मतलब है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट है। अगर हम बाइनरी के बेस की बात करें तो इसका बेस है 2 और अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका बेस है 10। देखिए कह रहा एज डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 10 डिजिट्स इट इज़ कॉल्ड बेस 10 सिस्टम। कह रहा क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हैं? आपके 10 डिजिट हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बेस 10 सिस्टम बोलते हैं। और उसी तरीके से अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें जिसके अंदर दो डिजिट होती हैं 0 एंड 1, तो हम उसको कहते हैं बेस 2 सिस्टम। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बाइनरी का बेस कितना है तो हम कहेंगे कि वो बेस 2 सिस्टम है और डेसिमल के बारे में अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे वो बेस 10 सिस्टम है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए कैसे कन्वर्जन होता है हमारा। तो ये हमारे जो नंबर हैं देखो 0 1 ये हमारे किस फॉर्म में है? डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ठीक है, डेसिमल में हमने यही पढ़ा था कि 0 टू 9 हमारे होंगे, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारा नंबर किस फॉर्म में होगा? 0 या 1 की फॉर्म में होगा। तो अगर 0 डेसिमल नंबर सिस्टम में और अगर हम इसको कन्वर्ट करना हो बाइनरी में तो बाइनरी में हम इसको इस तरीके से लिखें। वैसे ही अगर आपका नंबर सिस्टम 1 डेसिमल नंबर सिस्टम में है और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। यानी अगर हम लिखें 0 0 0 0 1 तो इसका मतलब ये आपको क्या है
डेसिमल के अंदर ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम बाइनरी में 00010 लिखे तो यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। ये कैसे आया, इसको हमने कैसे निकाला बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम से, वो हम अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कन्वर्जन के अंदर, कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी के अंदर। और अगर हमें बाइनरी दिया हुआ है तो इससे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे निकाल सकते हैं, यानी हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन पढ़ेंगे। और अगर हमें बाइनरी दिया है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम कन्वर्जन सीखते हैं आपका, कि आपने बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। तो बेटा सपोज करते हैं हमें दे दिया है 1011, ये हमारा क्या है, बाइनरी के अंदर है। ठीक, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर, यानी इसका बेस क्या आना चाहिए, 10। अभी जो है बाइनरी का बेस हमें पता है क्या होता है, 2। तो अगर आपको बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1011। ठीक, इस नंबर को लिखने से के बाद हम उल्टे नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट जाते हैं। सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 0, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ये है 1, ये है 2, ये है 3। हम 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो डेसिमल नंबर है वो हमारे 0 to 9 होते हैं और उसी में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इस चीज़ का याद रखें, आपको बाइनरी टू डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई किस चीज़ की और क्यों करनी पड़ेगी वो चीज़ समझते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम लास्ट वाला यानी 0 जिसके ऊपर हमने लिखा है वो वाला नंबर उठाते हैं। चलिए 1 हमने लिखा, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम किस से, 2 से, 2। और इस 1 की पावर कितनी है हमारी, 0, ये हमने मेंशन कर लिया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम, ये क्या हमारा 1, इसको मल्टीप्लाई फिर किससे करना है हमने, 2 से, और इसकी पावर हमारी क्या है 1, इसको भी हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम थर्ड लेंगे, ये हमारा क्या है 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर वापस 2 से, और इसकी पावर हमारी क्या है 2, तो हम इसकी पावर लगा देंगे 2 और इक्वल टू। इसके बाद हम लास्ट नंबर लेंगे, ये हमारा नंबर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसकी पावर क्या है 3। अब इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो 1 इंटू 2, 2 को अगर 0 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 की पावर 0 यानी कि 1, और 2 की पावर 1 यानी आपकी 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपने। और 0 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी आपने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4। ऐसे ही 2 की पावर 3, 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारा क्या आ गया 6, दो दूनी सॉरी 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं 1 बाई 1, 1 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 0 इंटू 4 तो 0 आ गया, 8 इंटू 1 हमारा क्या आ गया 8 आ गया। अब इनको अगर हम ऐड कर लें, इनका हम एडिशन कर लें, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी टू डेसिमल। यानी 1011 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 को। तो ये हमारी क्या आ गई, डेसिमल फॉर्म आ गई। ठीक, हमें क्या दे रखी थी, और बाइनरी फॉर्म दे रखी थी, बाइनरी से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा तरीका है कि हम मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं।
मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सपोज करें हमने अब लिया है 1101, ठीक। ये हमारा किस फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में, यानी इसकी पावर क्या है? 2, और इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? आपके डेसिमल के अंदर, यानी कि पावर या बेस जिसका है 10। तो करने का तरीका वही हमारा, बाइनरी टू डेसिमल को कन्वर्ट करने का तरीका हमने अभी पढ़ा कि हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इस बाइनरी नंबर को ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे। उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? पावर लगाएंगे, उल्टा लास्ट डिजिट से शुरू करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो हम सबसे पहले इसकी पावर लगाई हमने 0, पावर हमारी 0 से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो बाइनरी डिजिट है, सॉरी हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमारा 0 to 9 जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा 0, फिर हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा 2, फिर हमने लिखा 3। इसको लिखने के बाद हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेते हैं 1। हमने 1 को लिया, मल्टीप्लाई किया 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमारा नंबर किस में है? बाइनरी नंबर सिस्टम में है। और इसकी पावर हमने क्या लिखी है? 0, तो हम इसकी पावर को 0 लगा देंगे और इक्वल टू साइन लगा के छोड़ देते हैं। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर हमारा है 0, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर हमारी दी है 1, तो हम 2 की पावर 1 ले लेते हैं। थर्ड जो है वो है हमारा 1, 1 को लिखा, मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर हमारी क्या आ रही है? 2, 2 की पावर 2 को हमने लिख लिया। इसी तरीके से फिर लास्ट नंबर हमारा क्या है? 1, 1 को लिया, मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर अब हमारी क्या रहेगी? 1 के ऊपर क्या लिखा था हमने? 3, तो ये हमारी पावर आ गई। तो अब 2 की पावर 0 यानी कि आपका 1, 0 इंटू 2 की पावर 1 यानी कि 2, 1 को इंटू मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या आएगा? 4, 1 इंटू 2 की पावर 3 यानी 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा क्या आता है? 8 आता है, ठीक। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे? 8। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल हमारे रिजल्ट लिखें तो देखते हैं क्या आते हैं। देखिए 1 इंटू 1 1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 8 प्लस 4 12, और 12 प्लस 1 13, यानी कि हमारा जो डेसिमल नंबर है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा यहाँ पे क्या आएगा? आपका 30। यानी हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमें दिया था, बाइनरी फॉर्म में जो हमें नंबर दिया था, वो डेसिमल नंबर में क्या है? हमारा 13 है। तो इस तरीके से अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो आपका ये वाला मेथड चलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि अगर आपको नंबर इस टाइप से दे दिया गया हो कि जिसके अंदर आपके पॉइंट आ रहे हों, जैसे पॉइंट लिख के मैंने 10 और लिख दिया, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो आप घर बैठ के करके देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए आप 1011। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 1010। इनको आप घर में ऐसे ही बना के देखेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। आप इनके किस में कन्वर्ट करना है? आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में इनको कन्वर्ट करके देखना है कि आपके ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम है, और ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके आप देखेंगे कि आपका क्या, आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये वाला जो हमारा कंसेप्ट है, ये वाला हम दोबारा करके देखेंगे। तो आपकी बुक में जो दिया है वो डायरेक्टली ये वाला दिया है, तो मैंने आपको पहले सिंपल वाला बताया है, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही हम फिर नेक्स्ट वाले इस मेथड के ऊपर चलेंगे। तो तब तक आप बेटा इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर
इसको आगे हम लेके चलेंगे और उसमें हम ये भी सीखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी यानी उल्टा, अगर आपको 13 दिया है तो हमें 10 के फॉर्म में उसको कैसे बनाना है। तो तब के लिए आप इन सबको करके देखें, प्रैक्टिस करें इन दोनों क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए, थैंक यू।